तो चलिए शुरू करते हैं अगले पॉइंट पर। आईबीपीएस क्लर्क और पीओ में एक और प्रकार का पैटर्न आ रहा है जिसमें हमें एक पैसेज दे दिया जाता है, एक छोटा सा पैसेज, ज़्यादा बड़ा नहीं। उस पैसेज का हमें सेंस बताना है कि वो जो पैसेज कहा गया है किस सेंस में कहा गया है। उसमें जैसे ए ने बी से बात की तो ए ने बी से किस मूड में बात की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आईबीपीएस पीओ में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखें कैसे क्वेश्चन है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पैसेज हैज बीन गिवन विच आर आइदर सिचुएशनल बेस्ड और डिस्क्राइब्स अ सिनेरियो। Below each passage, a question has been given which is framed to make you to infer something out of it. Mark out the correct inference as your answer. कि आपने उस पैसेज में से क्या पता लगाया, क्या भावना या क्या फीलिंग आपको उस पैसेज में से फाइंड आउट की, ऐसे क्वेश्चन हैं। देखें, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले I would like to talk about the options which are given. I will talk first on options. जैसे मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, ए नंबर पे दिया है एक्रीमोनियस। देखिए मैंने आपको आसानी से समझ आ जाए इसके लिए इसके हिंदी मीनिंग में मैंने लिख दिए, हालांकि एग्जाम में ऐसा आप उम्मीद मत करना, ठीक है। तो आप इनके जो मीनिंग है वो आप नोट कर लीजिए शीट पर। एक्रीमोनियस का मतलब होता है क्रोधपूर्ण या कटुतापूर्ण। कोई बात गुस्से से बोलते हैं, क्रोध से बोलते हैं, द्वेष, तो उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस, कड़वी बात, कड़वा बोलना। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है असर्बिक। असर्बिक का मतलब होता है तीखा या शार्प। किसी स्टेटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है। जब हम कोई तीखे कमेंट करते हैं, शार्प कमेंट करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। रिगोरियस का मतलब होता है कठोर। सार्डोनिक का मतलब होता है निरादरपूर्ण। देखिए सार्डोनिक का मैं आपको और मीनिंग बता दूं अच्छे से, कि जब हम किसी को रिस्पेक्ट न देना चाहते हो और उसकी बात को अनदेखा करते हो, मजाक में उड़ाते हो, उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, उसका हम बेइज्जती तक कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम सार्डोनिक। फिर है सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। व्यंग्य आप समझते हो, किसी को मजाक में की गई टिप्पणी को बोलते हैं व्यंग्य, ठीक है। हमारे पास 5 सेंस के वर्ड आ चुके हैं कि क्रोधपूर्वक, शार्प तीखा कमेंट, कठोर कमेंट, या किसी की बेइज्जती के सेंस में, या व्यंग्य करना, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। फाइंडिंग द एफर्ट्स बाय इंटरनेट जायंट्स to curb circulation of online videos of sexual violence against women and children inadequate. The government is likely to seek stricter direction to service providers such as Facebook and YouTube from the Supreme Court. इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो इंटरनेट जेंट, जो इंटरनेट के ज्ञाता है ना, उन्हें एफर्ट्स किए कि हम जो ऑनलाइन सेक्सुअल वायलेंस जो हो रहा है वीडियोस में वुमेन के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति, जो सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट जो नियंत्रण लगाने के लिए जो सर्कुलेशन थे, ठीक है, उनमें जब इनका अपर्याप्त लगा कि ये इनएडिक्वेट है, नियंत्रण हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इज लाइकली टू सीक, लाइकली टू का मतलब संभावना के लिए, कि वो शायद, ये मे के सेंस में यूज करते हैं, कि वो शायद एक कठोर डायरेक्शन को अब सीख तलाश रही है। किसके प्रति? सर्विस प्रोवाइडर के प्रति। तो जैसे कि फेसबुक है सर्विस प्रोवाइडर, यूट्यूब है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कठोर डायरेक्शंस तलाश कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि इनके लिए कठोर डायरेक्शंस हमें होने चाहिए। तो अब मेन क्वेश्चन अब है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रति? क्रोधपूर्वक, एक्रीमोनियस, या फिर सर्बिक शार्प तीखा, विकोरियस कठोर, सार्डोनिक निरादरपूर्वक, या फिर सरकास्टिक। दोस्तों इसमें मेरे को तो क्लियर कट आंसर नजर आ रहा है, वो है
गवर्नमेंट अब कठोर डिसीजन लेने जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये उम्मीद करती है कि इनके प्रति कठोर डायरेक्शंस दिए जाए। तो क्लियर कट आंसर अपना होगा रिगोरियस। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो इंटरनेट जेंट्स के द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं जो वुमेन और चिल्ड्रन के सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, जब वो अपर्याप्त प्रयत्न लगे तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कठोर डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के इसमें जो कठोर एटीट्यूड है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की प्रति। आगे बढ़े। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा इनके ऑप्शंस पर, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि इसमें हमें किस बेस पे कौन सी फीलिंग्स पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है गुप्त रूप से घातक या विश्वासघातक, विश्वासघाती। ठीक है, फिर है एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर। कट्टर जानते हैं आप, जैसे कोई कट्टर हिंदू है, कट्टर मुसलमान है। फिर है रिलक्टेंट, अनिच्छुक, जिसकी इच्छा नहीं है। वेहेमेंट का मतलब होता है प्रचंड या उग्र। ठीक है, अब मेन पैसेज पढ़ने से पहले मैं इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार पढ़ रहा हूं। What can be said about the attitude of the WhatsApp toward making the origin of a unlawful content on WhatsApp accessible to the law enforcement agencies? कहता है WhatsApp का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मैटर देने के प्रति, ये बताने के प्रति कि जो भी अनलॉफुल कंटेंट है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसको बताने के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के प्रति, ये क्वेश्चन है। अब मैं पैसेज रीड आउट करने जा रहा हूं। द गवर्नमेंट इज कीन ऑन इंटरमीडिएटरीज शेयरिंग सर्टेन डाटा विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ सेक्सुअली वायलेंट कंटेंट। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अब रेडी है, उत्सुक है किस चीज पर? उन इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है दलाल, जो मध्यस्थता करते हैं, उन मध्यस्थता वाले लोगों के बारे में किस चीज के लिए? जो कि शेयरिंग करते हैं डाटा को। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? उन सेक्सुअल वायलेंट कंटेंट की उत्पत्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मेडिएटर के रूप में क्या करने जा रही है? लाने जा रही है कि अब वो मेडिएटर करे और देखें कि ऐसा डाटा जो सेक्सुअल वायलेंट है वो कौन फैला रहा है, उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही। ठीक है, सेकेंड लाइन में लिखा था द इश्यू ऑफ ट्रैकिंग, मतलब निगरानी रखना। द ओरिजिन ऑफ अनलॉफुल कंटेंट इज ऑलरेडी अ बोन ऑफ कंटेंशन। कहता है अनलॉफुल कंटेंट जो डाटा है उसकी उत्पत्ति पर निगरानी रखने के जो मुद्दा है वो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जड़, विवाद की जड़। वो एक विवाद की जड़ बन चुकी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड व्हाट्सएप। अब गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच एक झगड़े का कारण बन चुकी है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, इसको निगरानी रखना। ठीक है, इसको ट्रेस करना। which was recently pulled up by the center after being misused to spread fake news। कहते हैं व्हाट्सएप को हाल ही में क्या है सेंटर के द्वारा पुल्ड अप किया, खींचा गया है, जब फेक न्यूज को फैलाने के लिए इसका यूज किया गया। मैं फिर से एक बार समराइज आपको बता दूं कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। जो फर्स्ट लाइन में लिखा था इंटरमीडिएटरीज के रूप में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसको लाने बीच में लाने का प्रयास कर रही है, ताकि ये पता लग सके कि जो व्हाट्सएप है उस पर जो वायलेंट सेक्सुअल वायलेंट डाटा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, यह इन दोनों के बीच झगड़े का एक कारण बनी हुई है और हाल ही में सेंटर ने भी इसको पूरी खिंचाई की थी व्हाट्सएप की।
किस बारे में? फेक न्यूज को स्प्रेड करने के बारे में। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का क्या एटीट्यूड है उसकी उत्पत्ति बताने के संबंध में। क्या उसकी उत्पत्ति बताने के संबंध में व्हाट्सएप का इंसीडियस, गुप्त रूप से घातक, व्हाट्सएप लॉ एनफोर्समेंट के प्रति क्या एटीट्यूड रखती है, बताना है या नहीं बताना? फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से कि हम बताएंगे। कट्टर है, ये तो धर्म के लिए यूज करते हैं वर्ड। अनिच्छुक, उसकी इच्छा ही नहीं बताने की। या वेहमेंट, उग्र, देखिए उग्र तो सरकार हो रही है, व्हाट्सएप तो नहीं हो रहा। तो इन 5 ऑप्शन में व्हाट्सएप का जो पैसेज में ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो उग्र हो रही है, नाराज हो रही है, कट्टर है। हाँ, गवर्नमेंट कह रही है उत्पत्ति का आंसर बताओ, वो बता नहीं रही, बात तो इतनी है। सो इसका क्लियर कट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, रिलेक्टेंट, कि व्हाट्सएप गवर्नमेंट को सही डाटा देने के पक्ष में नहीं है, आनाकानी कर रही है, इच्छा ही नहीं है बताने की। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलो, देखिए रिलेक्टेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ऑप्शंस विच आर गिवन। ऑप्शन में अपने को दिया है नंबर 1 सेंचुरिंग का मतलब होता है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। प्रेजिंग, प्रशंसा करना। इंसीडियस, जैसा भी मैंने बताया, गुप्त रूप से घातक, विनाशकारी। परनीशियस, हानिकारक। फॉरबिडिंग का मतलब मनाही करना, है ना। तो देखें, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। अब यहां जो पैसेज आएगा उसमें एक तो केरला जो स्टेट गवर्नमेंट है केरला की, उसके एटीट्यूड के बारे में बात की, पूछा गया है। अब 2 प्रकार की गवर्नमेंट की बात आएगी, एक तो केरला की और दूसरा तमिलनाडु की। अब केरला के बारे में पूछा कि इसका कैसा मतलब एटीट्यूड था। अब मैं पैसेज पढ़ने जा रहा हूं। द केरला गवर्नमेंट ऑन थर्सडे क्लेम्ड, केरला गवर्नमेंट ने थर्सडे को क्लेम किया, दावा किया सुप्रीम कोर्ट में, द सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द मुलापेरियम डैम। किसके बारे में दावा किया? कि उन्होंने सडन रिलीज, एकदम से पानी छोड़ दिया मुलापेरियम डैम से, वॉज ए कोज फॉर द फ्लड्स इन द स्टेट। गवर्नमेंट ने क्या दावा किया? जो एकदम से पानी छोड़ दिया मुलापेरियम डैम से, बांध से, उससे स्टेट में बाढ़ की स्थिति बन गई। इन एन एफिडेविट, अपने एक एफिडेविट में केरला ने स्लैम्ड, पटक कर कहा। स्लैम्ड मतलब तो जब अपने बहुत तेजी से गेट बंद करते हैं वो भी स्लैम्ड होता है, हाथ पटक के बात करते हैं वो भी स्लैम्ड होता है, दावे के साथ पक्का पटक कर कोई बात करना उसको बोलते हैं स्लैम्ड। केरला ने बहुत ही दावे के साथ कठोरता से दावा किया, हाथ पटक के कहा कि तमिलनाडु को फॉर एलिजिबली इग्नोरिंग इट्स रिपीटेड एंटिटीज, दावा करते हुए बोला कि ये लगातार फॉर एलिजिबली का मतलब होता है कि आरोप लगाना, इस चीज के लिए आरोप लगाया कि ये इग्नोर कर रहा है लगातार जो एंटिटीज हो रही हैं। फॉर कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब होता है जलाशय जहां पानी इकट्ठा होता है। एंटिटीज का मतलब होता है समझौते, या संधि के लिए यूज करते हैं। तो केरला ने तमिलनाडु को आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार ये जो रिजर्वायर से जलाशयों से पानी छोड़ने के लिए, कंट्रोल रिलीज करने के लिए जो भी एंटिटीज हुई हैं उनको इग्नोर किया है इसने, ठीक है। और वो क्यों एंटिटीज होती हैं? टू फैसिलिटेट द एवैक्यूएशन ऑफ थाउजेंड्स लिविंग डाउनस्ट्रीम, कि ताकि वो इसलिए वो एंटिटीज की गई थी ताकि जितने भी डाउनस्ट्रीम में थाउजेंड्स ऑफ लोग रह रहे हैं उनको एवैक्यूएशन में था निकासी, वहां से निकलने के लिए फैसिलिटीज देने के लिए जो समझौते किए गए थे, इसको लगातार इन्हें क्या किया है? मना किया है, इग्नोर किया है। तो ये केरला गवर्नमेंट ने ही पूरी बात पैसेज में की है कि क्या है, एक तो क्लेम, दावा किया है कि हमारे जो फ्लड की स्थिति आई उसका कारण कौन है? केरला गवर्नमेंट, क्योंकि इसने इग्नोर किया है किस चीज को? किन्हें बताया ही नहीं जो अपने इतने संधि समझौते किए हैं कि ताकि लोग वहां से आसानी से निकल सकते। देखिए प्रेस तो नहीं की,
सेकंड ऑप्शन तो गलत था। इसमें फॉरबिडिंग, केरला गवर्नमेंट ने इसे मना ही भी नहीं की। तो अब इंसीडियस, गुप्त रूप से घातक, केरला गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो गुप्त रूप से घातक वाला है। ये गुप्त रूप से घातक तो आई थिंक तमिलनाडु का होता, ये पूछता तो मैं ये मानता, बट परनिशियस, केरला गवर्नमेंट हानिकारक है तमिलनाडु के लिए, या केरला गवर्नमेंट ने सेंश्योरिंग, निंदा की है। आई थिंक केरला गवर्नमेंट हानिकारक नहीं थी, जो गवर्नमेंट हानिकारक थी वो थी तमिलनाडु की। सो यहाँ केरला गवर्नमेंट के एटीट्यूड की बात की है, तो ये यहाँ स्पष्ट रूप से इसका 1 नंबर ऑप्शन है कि क्लियर कट रूप से निंदा की है गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के काम की। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैसेज था। आप देखें ये पीओ में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें हमें ये बताना है कि उसका एटीट्यूड क्या था। आगे चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें मैं पहले वही ऑप्शन स्टडी करूंगा। सरकास्टिक का मतलब व्यंग्य करना, सार्डोनिक का मतलब निरादर पूर्वक, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, एंथुसियास्टिक जोशपूर्वक, बिटरली कड़वा, एसर्बिक शार्प और तीखा, यह कमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखें, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन इट्स एफिडेविट। तो अब इसने पूछा है तमिलनाडु ने अपने एफिडेविट में जो स्टेटमेंट दिया उसकी टोन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, किस अंदाज में दिया है, व्यंग्य के रूप में, निरादर करते हुए, जोशपूर्वक, कड़वा या तीखे कमेंट के रूप में। देखिए तो पीरियोडिकली वार्निंग्स वर इशूड, कहता है समय समय पर हमने वार्निंग इशू की गई थी। सिंस द वाटर लेवल रीच्ड 136 फीट फॉर एवरी 2 फीट राइज, कहता है जब पानी का लेवल 136 फीट तक पहुंचा और उसके बाद हर 2 फीट पर हमने पीरियोडिकल वार्निंग दी थी। एंड फ्रॉम 140 ऑनवर्ड फॉर एवरी 1 फीट राइज, जब ये 140 तक पहुंच गया तो हमने हर 1 फीट पर वार्निंग दी थी। इंटीमेशन वॉज गिवन टू द केरला गवर्नमेंट वेल इन एडवांस, पहले हमने कहता संकेत दे दिया था जो केरला गवर्नमेंट को एडवांस में, रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ वाटर, कि पानी छोड़ने से संबंधित पहले उनको इंटीमेशन दे दिया था। फ्रॉम द स्पिल वे ऑफ द डैम, जहां से पानी निकलना है वहां से पानी छोड़ने का। द काउंटर एफिडेविट सेट, जो लास्ट जो पैसेज देखा था उसमें केरला गवर्नमेंट ने आरोप लगाया था, इसमें जो उसके प्रत्युत्तर में उन्हें एफिडेविट में कहा है कि हमने तो पहले सूचना दे दी थी। द एलिगेशन का होता है आरोप, दैट की एक्शन वॉज टेकन बाय रिस्पोंडेंट स्टेट तमिलनाडु ओनली आफ्टर द वाटर लेवल इन द डैम अक्रॉस द परमिटेड स्टोरेज ऑफ 142 फीट इज डिनाइड, तमिलनाडु सेड इन इट्स एफिडेविट। तमिलनाडु ने अपने एफिडेविट में पता है क्या कहा, उन्होंने कहा जो भी आरोप, जो एलिगेशंस थे, दैट एक्शन वाज टेकन बाय रिस्पोंडेंट स्टेट, कि तमिलनाडु के द्वारा जो रिस्पोंडेंट स्टेट के रूप में उत्तर दिया गया, ओनली आफ्टर द वाटर लेवल इन द डैम क्रॉस्ड द परमिटेड स्टोरेज, कि उन पे क्या आरोप था कि जब 142 फीट तक पानी पहुंच गया उसके बाद इन्होंने क्या किया था, केवल हमें बताया था, ये आरोप था। इट्स डिनाइड, इसको हम मना करते हैं, उसको मना किया जाता है, तमिलनाडु ने अपने एफिडेविट में कहा। फिर से एक बार मैं आपको समराइज कर दूं। देखिए 136 फीट होने पर हमने जो पीरियोडिकली वार्निंग्स दी गई थी उसके बाद हर 2 फीट पर हमने बताया कि अब आप ये एरिया खाली कर दीजिए, और 140 फीट के बाद पर 1 फीट पर हमने बताया कि वार्निंग दी कि आप क्या करें, हम पानी छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, एफिडेविट में कहा गया था कि इनने 142 फीट के बाद हमें बताया, इस चीज को ने डिनाई कर दिया अपने एफिडेविट में। तो यहाँ जो तमिलनाडु ने एफिडेविट दिया है उसमें उनकी टोन क्या थी, क्या उनने व्यंग्य किया है, व्यंग्य तो नहीं था, क्या उनने मजाक पूर्वक उनका निरादर किया, ये मजाक का विषय कोर्ट में कभी भी नहीं होता, याद रखना, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। जोश परम, ये तो अच्छी बात होती है, एंथुसियास्टिक, बिटरली कड़वा या एसर्बिक शार्प और तीखा कमेंट, बताएं जी। देखिए इसमें 2 नंबर 3 नंबर तो बिल्कुल ही गलत है,
सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्य। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा बाइक पे जाता है या कार पे जाता है, एक दिन हमने पैदल पे देखा तो हमने देखा कि तो आज फिर कार कहाँ चली गई, बाइक कहाँ चली गई, व्यंग्य किया उसको इस सेंस में। तो ऐसा ये सेंस नहीं था, क्योंकि शार्प या तीखा कमेंट मेरे को लग रहा है एसआरबी का आना चाहिए था। उन्हें कहा, क्या कहा, जो भी आरोप लगे थे, आरोप क्या था, 142 फीट के बाद हमने सूचना दी, उसको मना किया जाता है। तीखे और शार्प सेंस में उनमें यही अपने एफिडेविट में लिखा। तो इसका थिंक क्लियर कट जो आंसर है वो 5th है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, in the first order on July 4th, the court declared all animals as legal persons. फर्स्ट ऑर्डर में 4 जुलाई को ना कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि सभी एनिमल्स को लीगल पर्सन्स के रूप में, इफेक्टिवली ब्लरिंग द लाइन दैट सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम अदर एनिमल्स। बड़ा इफेक्टिवली ब्लरिंग मैंने धुंधला करते हुए उस लाइन को जो अलग करती है मानव को दूसरे जानवरों से अलग करती है, उस लाइन को धुंधला करते हुए, ठीक है, कम करते हुए, धुंधला करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने कि ये एनिमल्स लीगल पर्सन ही हैं। इंस्टीड ऑफ ब्लरिंग द लाइन बिटवीन मैन एंड एनिमल, कहते हैं मैन और एनिमल के बीच इस धुंधलेपन को करने की बजाय इट वुड मेक मोर सेंस फॉर द जुडिशरी टू आस्क द गवर्नमेंट टू बोल्स्टर लॉज। बोल्स्टर का मतलब प्रेरित करना, वो लॉज को प्रेरित करे, लाइक द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। कहते हैं ये मैन और एनिमल के बीच इस लाइन को धुंधला करने की बजाय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि इट वुड मेक मोर सेंस, ये ज़्यादा सेंस की बात होती है जुडिशरी के लिए, कि गवर्नमेंट को कहते कि इनको आप अच्छे से प्रेरित करें इन लॉज को, जो कि 1972 और 1960 में बना था। मोर एवर, इससे भी ज़्यादा, द ऑर्डर शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट, ऑर्डर्स को पहचाना जाना चाहिए था, दैट कि एनिमल्स हैड मोर वैल्यू देन जस्ट प्रॉपर्टी अंडर लॉ। कहते हैं ऑर्डर्स को इस रूप में भी पहचान मिलनी चाहिए थी इससे ज्यादा कि एनिमल्स ना केवल प्रॉपर्टी से ज्यादा भी अपना अस्तित्व रखते हैं, इवन इफ दे वर नॉट आइडेंटिफाइड एज पर्सन्स। हालांकि वो पर्सन न माने उनको तो कोई बात नहीं, बट प्रॉपर्टी से तो उनका ज्यादा ही अस्तित्व है। ये तो नहीं केवल हमारी प्रॉपर्टी के रूप में उनका यूज करें, वो भी तो आखिर इंसान की तरह जीवित प्राणी है। सच एन ऑर्डर इज मोर लाइकली टू हैव ए लास्टिंग इम्पैक्ट, इस प्रकार का ऑर्डर शायद ज्यादा इम्पैक्ट डालता एनिमल्स के वेलफेयर पर देन एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग ऑल एनिमल्स टू बी पर्सन्स। सभी एनिमल्स को पर्सन्स के रूप में डिक्लेयर करने की बजाय अगर ऐसा इम्पैक्ट डालते ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता, लास्ट तक प्रभाव रहता। अब इसमें 5 में से एक आंसर देना है अपने को। एनिमल वेलफेयर इज डिफिकल्ट टू बी एडवांस थ्रू हाई कोर्ट्स ऑर्डर। पहला ऑप्शन है कि क्या एनिमल की जो वेलफेयर है कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बगैर अच्छी नहीं हो सकती। मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया 4 जुलाई को कि इनको लीगल पर्सन माने, और ये भी हो सकता है फर्स्ट लाइन। द कोर्ट्स ऑर्डर विल इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम द इनह्यूमैनिटी, क्या कोर्ट के ऑर्डर से इनह्यूमैनिटी पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ इनह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज पैसेज में नहीं दी कि एनिमल्स पर अत्याचार किए जाते हैं वो बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 वर ए फेलियर, क्या ये फेलियर है, क्या इनको लागू नहीं किया गया। देखिए ऊपर लिखा है कि गवर्नमेंट को इनको बोल्स्टर मैंने और ज्यादा प्रेरित करना चाहिए इनको क्या करने के लिए, ऐसे लॉज को और ज्यादा पालन करवाना चाहिए, पर कहीं पर ये नहीं लिखा कि ये बिल्कुल ही खत्म है, ये फेल ही होगी।
ऑप्शन बी क्लियर कट नहीं दिया। देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट एनिमल्स इनटू ह्यूमन एंटिटीज टू ट्रीट देम रिस्पेक्ट। यह आवश्यकता है कि ह्यूमन के अस्तित्व की तरह इनको माने। इस चीज की आवश्यकता है, नन ऑफ दिच। देखिए 5 में से मेरे को 1 और 4 नंबर में मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है। लग रहा है कि या तो 1 नंबर या 4 नंबर। 2 नंबर बिल्कुल गलत है, इनह्यूमैनिटी की बात नहीं की, और 3 नंबर में भी ये नहीं कहा कि ये फेलियर हो गया। हाँ, बर्स्ट का मतलब और ज्यादा प्रेरित करना, काम कर रहा है और ज्यादा प्रेरित करना। तो 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर तो हो ही नहीं सकते। तो अब 1 और 4 में से अगर मेरे को आंसर लेना है, तो चूंकि फर्स्ट लाइन ही पूरे पैसेज का बेस है, जिसमें लिखा है कि 4 जुलाई को कोर्ट ने डिक्लेयर करती है सभी एनिमल्स को लीगल पर्संस के रूप में। ठीक है, तो आई थिंक एनिमल का जो वेलफेयर है वो जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता तब तक इसको मतलब लागू करना आई थिंक प्रॉपरली लागू करना उचित नहीं है। और जो 4th ऑप्शन था उसमें दिया है कि एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है ताकि मैन के रिस्पेक्ट प्राप्त कर सके। ऐसा मेरे को इसमें कुछ नहीं लगा कि एनिमल्स को ह्यूमन मानेंगे तो सभी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। मान लीजिए एलिफेंट को ह्यूमन मान लिया तो उसको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट थोड़ी ना करेंगे। तो इसका क्लियर कट जो आंसर बनता है वो है फर्स्ट, कि एनिमल वेलफेयर इज डिफिकल्ट टू बी एडवांस थ्रू हाई कोर्ट्स ऑर्डर। सो इसका क्लियर कट जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। और ये था आपका सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि IBPS PO में हाल ही में ये क्वेश्चंस अपीयर हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें आपको बताया कि which of the following among 1, 2, 3, 4 and 5 given below the sentence should replace the set of words printed in bold in the sentence to make it grammatically correct। मीन्स आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस का एक पोर्शन आपको टोटली डार्क में कर दिया गया है। इस डार्क वाले पोर्शन में नीचे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन ऐसा है जो हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। न्यू पैटर्न में एरर सॉल्विंग एक लाइन में न देकर एक ही लाइन को अबाउट 5 लाइंस के अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग एरर उसमें डाल कर दिया जाता है और अपने को उनमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कंज्यूमर्स उपभोक्ता स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, जो कि फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते हैं। कौन? कंज्यूमर्स। विल क्लियरली पुट कॉस्ट फर्स्ट, जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल, जो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स क्लियर रूप से क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट को पहले देखते हैं या देखेंगे। रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस एंड अवॉइड इंपल्स बाइंग। इंपल्स बाइंग का मतलब है बिना सोचे समझे खरीदना। तो अब हमने देखा जो डार्क में है वो है रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस एंड अवॉइड इंपल्स बाइंग। मैं पहले तो आपको ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता दूं। ये ING से स्टार्ट होने वाला दूसरा सेंटेंस है प्लेइंग क्रिकेट ही फेल डाउन, जैसा मैंने आपको बेसिक में बताया था। इसमें जो ING की स्ट्रक्चर है वो स्टार्टिंग में न होकर बाद में है, जैसे ही फेल डाउन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस का मतलब अपनी परचेजेस को कम करते हुए, मना करते हुए, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस, लो प्राइसेस के लिए काफ़ी सुपर मार्केट से शॉपिंग करते हुए, एंड की पावर चूंकि सेम होती है तो यहाँ अवॉइड के स्थान पर अवॉइडिंग आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंड के बाद मेरे को ING फॉर्म चाहिए। तो पहले रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइस एंड अवॉइडिंग इंपल्स बाइंग। तो यहाँ एंड की पावर के अकॉर्डिंग
मेरे को अवॉइड के स्थान पर अवॉइडिंग चाहिए। आप देखें फर्स्ट ऑप्शन रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस क्वेश्चन वाला सेम था, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइजेस एंड अवॉइड, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही दिया है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन तो गलत है। सेकंड पर आते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस के बाद शॉप दे दिया, आना क्या चाहिए था शॉपिंग, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत था। रेस्ट्रिक्टिंग, क्या रेस्ट्रिक्टिंग करेंगे परचेजेस को, यहाँ ऑन की आवश्यकता नहीं थी। मान लीजिए आपको नहीं पता कि ऑन आएगा या नहीं, पर ये तो पता है कि ऑन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन भी गलत है। मैं आगे बढ़ा, रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइजेस, यहाँ तक तो क्वेश्चन में बिल्कुल सेम लैंग्वेज दी है। एंड अवॉइडिंग, मेरे को एंड के बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए थी, तो एंड के बाद यहाँ मिला अवॉइडिंग। व्हाट अवॉइडिंग, इंपल्स बाइंग, मीन्स बिना सोचे समझे खरीद करने को अवॉइड करना। तो अभी तक पहले 3 ऑप्शन में जो गलती थी वो ये थी कि एंड के बाद अवॉइड नहीं आया, सेकंड में शॉप का शॉपिंग आना था, थर्ड में ऑन के बाद आईएनजी फॉर्म आती या फिर ऑन की आवश्यकता नहीं थी, तीनों गलत थे। अब तक फोर्थ बिल्कुल राइट है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन जांच कर रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस हैविंग शॉप्ड, जब हमें पता है कि एंड की पावर सेम होती है, तो ये आईएनजी से स्टार्ट दूसरा सेंटेंस था कि परचेजिंग को रोकते हुए या बाधित करते हुए, तो यहाँ पर हैविंग शॉप्ड के स्थान पर शॉपिंग आना था। दैट्स क्लियर। तो अपना जो क्लियर कट आंसर है वो है आंसर फोर्थ। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज बैंड द करंट 1500 रुपीज नोट्स टू पुट अ चेक ऑन करप्शन, करप्शन पर रोक लगाने के लिए, एंड इलीगल यूज ऑफ फेक करेंसी टू फंड टेररिज्म। अब मेरे पास 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ऑप्शन नो एरर भी है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा नो एरर का ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को 5 में से एक जो ऑप्शन चूज करना ही था और ये मानना था कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो उसका विकल्प मेरे को देना ही था। बट इसमें अगर क्वेश्चन में सही लैंग्वेज का यूज किया है तो आप नो एरर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए फिर से देखें, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 1000 रुपीज और 500 रुपीज नोट को, क्यों? करप्शन को। टू पुट अ चेक ऑन का मतलब होता है नियंत्रण लगाना या रोकना। अब अगर ऑप्शन की बात करता हूं तो 1 नंबर ऑप्शन भी इसमें राइट था, बट अगर मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सही थी तो मेरा आंसर है नो एरर। मैं इसमें नो एरर के साथ जाता। पुट अ चेक ऑन का मतलब भी होता है नियंत्रण लगाना, स्टॉप का मतलब भी होता है नियंत्रण लगाना। तो इसमें मेरा जो आंसर है 5 नंबर है, नो एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आफ्टर द फी हाइक दैट हैपेंड अ मंथ अगो, 1 महीने पहले जो फी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑल द पेरेंट्स हैव बीन कंप्लेनिंग दैट, सभी पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं दैट की दीज एक्सऑर्बिटेंट प्राइजेस आर कॉस्टिंग देम आर्म्स एंड 2 legs। अब यहां पर इडियम का यूज किया गया, आर्म्स एंड 2 legs। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब कभी इडियम की लैंग्वेज, इडियम की एरर या एरर से रिलेटेड क्वेश्चन इडियम में आता है तो हमेशा इसकी लैंग्वेज को बिगाड़ कर क्वेश्चन दिया जाता है। तो आर्म एंड 2 legs सही इडियम है एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली पढ़ना, महंगा पढ़ना। तो क्वेश्चन में दिया था दीज एक्सऑर्बिटेंट, मैंने बहुत बड़े या विशाल, प्राइजेस आर कॉस्टिंग देम, उन्हें कैसे पढ़ रहे हैं? आर्म्स एंड 2 legs इडियम गलत था, इसकी जो करेक्ट लैंग्वेज है वो है एन आर्म एंड अ लेग।
तो जिसको ये इडियम की लैंग्वेज आती थी या इडियम याद था वो आंसर लगा सकता था। तो स्टूडेंट्स, इडियम्स की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भविष्य में भी पूछा जाएगा। इडियम्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है। जिसको ये इडियम नहीं आता वो गैस करता कि आर्म्स है, फिर 2 legs या फिर देयर आर्म्स एंड लेग्स, फिर वो गलत दिशा में जाता। मेरा आंसर इसमें है ए। नेक्स्ट है, a regulatory body was expected to come up and work toward facilitating smooth transfer of power in the country after the democratically elected faction staked its claim to take over governance from the military। जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे उम्मीद की गई कि वह उभर कर सामने आए, कम अप, एंड वर्क और काम करें, एंड की पावर सेम। तो एंड के बाद तो वर्क ही आना था, देखिए सब में वर्क दिया है। फिर देखिए सब में टुवर्ड भी दिया है, वर्क बाय टुवर्ड लगभग सब में दिया है, डी ऑप्शन को, 4th नंबर ऑप्शन को छोड़कर। नेक्स्ट है टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग। अगर टुवर्ड के स्थान पर यहाँ टू दिया होता तो मैं डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म का यूज करता, बट टुवर्ड्स के बाद आईएनजी फॉर्म गलत नहीं होती, आईएनजी फॉर्म ही आती है। तो जो रेगुलेटरी बॉडी है उसे उम्मीद की गई कि वह कम अप मैंने उभर कर सामने आए और वह काम करें टुवर्ड फैसिलिटेटिंग मैंने लोगों को सुविधा देने की तरफ। क्या सुविधा देगी? स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर की, पावर के स्मूथ ट्रांसफर की सुविधा। मैंने देखा यहाँ पर वर्क के बाद टुवर्ड दिया 1 नंबर में, बट फैसिलिटेट वर्क की फर्स्ट फॉर्म दिए तो 1 नंबर ऑप्शन काट दीजिए, फैसिलिटेटिंग ही आएगा। सेकंड में वर्क टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग, बट फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, क्वेश्चन वाला सेम है। इन द कंट्री, ये भी सेम है। आफ्टर द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन टेक्ड इट्स क्लेम। मैंने देखा कि जो 2 नंबर ऑप्शन अपने पास है वो सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में टुवर्ड फैसिलिटेटिंग, बट फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, ये ऑब्जेक्ट था। आगे इन द कंट्री जॉइंट था, आफ्टर कनेक्टिव था, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन, फैक्शन नाउन है, इलेक्टेड एडजेक्टिव है, डेमोक्रेटिकली एडवर्ब है, ठीक है। कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब, सब्जेक्ट फॉर्म थी द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन, वर्ब थी स्टेक्ड इट्स क्लेम, मतलब दावे के साथ कहना, टू टेक ओवर गवर्नेंस फ्रॉम द मिलिट्री, कि वह मिलिट्री से जो राज्य का शासन है, गवर्नेंस है, उसको टेक ओवर कर लेगी, आधिपत्य कर लेगी, ठीक है। तो मैंने देखा 2 नंबर क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज राइट है तो 2 नंबर मेरा आंसर है। मैं एक बार नेक्स्ट ऑप्शन और जांच करवा देता हूं आपको। वर्क, क्वेश्चन में वर्क है, ऑप्शन में वर्क, टुवर्ड फैसिलिटेटिंग, यहां तक क्वेश्चन, और थर्ड ऑप्शन सेम था। स्मूथ ट्रांसफरिंग, स्मूथ के बाद ट्रांसफर आना था, ना कि ट्रांसफरिंग आना था। स्मूथ एडजेक्टिव है, ट्रांसफर नाउन है, दैट्स क्लियर। तो ट्रांसफरिंग के कारण ये गलत था। फिर है वर्क के बाद दिया बाय फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर, वर्क के बाद टुवर्ड्स ही आना था। क्वेश्चन में ट्रांसलेशन के बेस पर यह आंसर था। रेगुलेटरी बॉडी वॉज एक्सपेक्टेड, एक रेगुलेटरी बॉडी से उम्मीद की गई थी कि वह उभर कर सामने आए और काम करे, किसकी तरफ? टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का स्मूथ रूप से हस्तांतरण करने की तरफ, ना कि बाय, दैट्स क्लियर। 5th ऑप्शन है वर्क टुवर्ड्स, क्वेश्चन और ये 5th ऑप्शन में लैंग्वेज सेम थी, फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर इन द कंट्री, यहाँ आफ्टर के बाद क्या दिया है? ड्यूरिंग दिया है, ठीक है। तो हमने ये देखना था कनेक्टिव आफ्टर आएगा या ड्यूरिंग आएगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान? यात्रा के दौरान, पीरियड के दौरान, क्लास के दौरान। ड्यूरिंग के बाद हमेशा कोई ना कोई अवधि आती है, उसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब आती है। तो इस हिसाब से 5 नंबर ऑप्शन भी गलत था। 5th ऑप्शन ड्यूरिंग के कारण गलत था। 4th ऑप्शन में वर्क के बाद बाय दिया था, गलत था। 3rd ऑप्शन में स्मूथ ट्रांसफर आना था,
फर्स्ट ऑप्शन में टुवार्ड के बाद आईएनजी फॉर्म आनी थी, तो यहां मेरा आंसर क्लियर कट बनता है 2 नंबर। अपना आंसर है सेकंड। फिर से बता दूं, रेगुलेटरी बॉडी से उम्मीद की गई कि वह उभर कर सामने आए और काम करे, पावर को, सत्ता को समूथ रूप से हस्तांतरित करने की तरफ हमारे देश में। किसके बाद? आफ्टर द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन, फैक्शन मैंने होता है दल, जब लोकतांत्रिक रूप से जो चुना गया दल, स्टेट का मतलब होता है दाव लगाना, उसने अपने इस दावे को दाव पे लगा दिया। दावा क्या है? कि वह मिलिट्री से सत्ता का हस्तांतरण, टेक ओवर कर लेगा, आधिपत्य कर लेगा। दैट्स क्लियर। तो मेरा आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है, द ट्रीज शेड हिज लीव्स। मैंने देखा यहां ट्रीज शेड सेकंड फॉर्म हो सकता है, बट हिज नहीं आ सकता क्योंकि ट्रीज ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन तो गलत है। हिज वाले ऑप्शन काट दीजिए, ज्यादा के लिए देर आता है। 1 नंबर ऑप्शन देखें, द ट्रीज शेड के स्थान पर हैज शेड, चूंकि ट्रीज ज्यादा है तो हैज तो आएगा नहीं, हैव आएगा, इसलिए आप 1 नंबर ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखें, ट्रीज शेड देयर लीव्स, यहां तक सही था, ज्यादा के लिए देर आना चाहिए। एवरी टाइम ऑटम अप्रोचिंग, देखिए यहां ऑटम के जस्ट बाद अप्रोचिंग नहीं आना था, अप्रोचेस आना था। ये ऑटम सब्जेक्ट फॉर्म है, अप्रोचेज इज फॉर्म है। ठीक है। हर वक्त जब भी ऑटम पहुंचता है, जैसे एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म बराबर इज या आर। बट अब सेकंड में ऑटम के बाद आईएनजी फॉर्म था, इसका मतलब ये गलत था। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स एवरी टाइम ऑटम अप्रोच्ड, यहां सेकंड फॉर्म गलत था। जो चीज हर बार होती है इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऐसे या ईएस लगाया जाता है, यहां अप्रोच्ड के कारण गलत था। फिर इट्स आ नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन में दिया था शेड इट्स लीव, इट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ट्रीज ज्यादा है तो इट्स नहीं आ सकता। फिर है शेड देयर लीव्स एवरी टाइम, ट्रीज शेड देयर लीव्स एवरी टाइम ऑटम अप्रोचेस, बट अ हेल्थी ट्री ऑलवेज गेट्स। दैट्स क्लियर। तो क्लियर कट आंसर था 5th ऑप्शन, क्योंकि इसमें ट्रीज प्लूरल थे तो शेड वो आपकी फर्स्ट फॉर्म इसमें दी, उसके बाद देयर लीव्स, देयर प्लूरल दिया है, ऑटम के बाद भी सब्जेक्ट फॉर्म एंड वो आपकी इज फॉर्म दी है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हाल ही में बैंक के एग्जाम में पूछे गए। इसमें हमें एक लाइन में एरर सॉल्व को चेंज करना था। 5 ऑप्शन आपको दिए गए थे, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। नोट कर लीजिए।